आज की रात पाकिस्तान पर बहुत भारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दे दी है। पहलगाम के बाद जैसा देश चाहता है वैसा ही एक्शन होने वाला है। अभी तो पहली गोली भी नहीं चली है और पाकिस्तान में सायरन बजने लगे हैं। पीओके में मारामारी शुरू हो गई है। आटा खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई है। पाकिस्तान आर्मी के सैनिक ड्यूटी छोड़कर भागने लगे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले जनरल मुनीर अपनी फैमिली को विदेश भेज चुके हैं और बिलावल भुट्टो ने भी अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान में वॉर के आफ्टर इफेक्ट अभी से दिखने लगे हैं। आज रात क्या होगा, यह सोच सोचकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आज की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात है। आज की रात पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। आज की रात रावलपिंडी के जीएचक्यू की बत्ती गुल रहेगी। आज की रात लाहौर, कराची और रावलपिंडी में सायरन बजेंगे। आज की रात पीओके के टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर कोई सो नहीं पाएगा। पाकिस्तान के लिए यही रात अंतिम है। पाकिस्तान पर यही रात सबसे भारी है। बात करें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के लिए सही समय है, यही समय है। समझ लीजिए कि आज से पाकिस्तान की 13वीं शुरू हो गई है। पहलगाम टेरर अटैक का 13वां दिन शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड है, मोदी 13वीं खत्म होने से पहले बदला लेते हैं। यह हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। नरेंद्र मोदी ने पुलवामा का बदला 13वें दिन लिया था। पुलवामा अटैक के 13वें दिन इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में एलओसी से 90 किलोमीटर अंदर घुसकर खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। पुलवामा से पहले 2016 में उरी अटैक हुआ था। तब नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर सेना के स्पेशल कमांडोज ने उरी अटैक के 10वें दिन एलओसी के 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उरी का बदला लिया था। पहलगाम में पुलवामा और उरी से भी बड़ा और कायराना हमला हुआ है। कश्मीर घाटी में पहली बार 26 सैलानियों को मारा गया है। पहली बार धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया है। हिंदू सैलानियों से कलमा पढ़ने को कहा गया है। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनके सिर में गोली मार दी गई। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का बदला लेने की सौगंध ले ली है। नरेंद्र मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को सजा देने का कमिटमेंट किया है। उस सौगंध को पूरा करने का समय आ चुका है। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से
उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुल्ला मुनीर ने टैंक पर 4 स्टार का रैंक लगाकर फोटो सेशन तो करा लिया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए 4 दिन का ही गोला बारूद बचा है। यानी लड़ाई शुरू हुई तो भारत के सामने पाकिस्तान 100 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। 100 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का सरेंडर होगा। इधर नरेंद्र मोदी एक एक कदम बहुत सावधानी से उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल अमरजीत सिंह से मुलाकात की। इससे पहले मोदी ने कल नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से मुलाकात की थी। उससे भी पहले मोदी ने आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ 1-to-1 मीटिंग की थी। पहलगाम हमले के बाद से पीएम लगातार एक्शन मोड में है। 22 अप्रैल से लेकर अब तक पीएम ने अपने वॉर रूम में कई अहम मीटिंग्स की हैं। 4 मई एयर चीफ से मुलाकात, 3 मई नेवी चीफ से मुलाकात, 30 अप्रैल आर्मी चीफ के साथ 1-to-1 मीटिंग, 30 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग, 29 अप्रैल को पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। उससे पहले 28 अप्रैल को पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की थी। 23 अप्रैल को भी पीएम ने पहलगाम के मुद्दे पर सीसीएस की मीटिंग ली थी। उससे पहले 23 अप्रैल की सुबह सऊदी अरब से नई दिल्ली लौटने पर मोदी ने एयरपोर्ट पर ही एनएसए, विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ मीटिंग की थी। पीएम ने सेना को खुली छूट दे दी है, सेना को टारगेट दे दिया है, सरकार क्या चाहती है यह बता दिया है। अब सेना जब चाहे जैसे चाहे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आजाद है। पहलगाम अटैक के 13वें दिन पाकिस्तान को ऑल पार्टी मीटिंग और नेशनल असेंबली बुलाने की याद आई है। पाकिस्तान जो सोच रहा है वो भारत बहुत पहले कर चुका है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सरकार ने विपक्षी नेताओं को भी हालात से वाकिफ करा दिया है। इसका असर यह है कि मोदी विरोधी नेता भी पाकिस्तान के मामले पर सरकार के हर कदम का समर्थन कर रहे हैं। Congress party, the CWC met and we passed a resolution, and in the resolution we have said we stand fully with whatever action the government decides to take, and we hope that they take action soon. जो प्रियंका ने कहा वही राहुल भी कह चुके हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जाकर असदुद्दीन ओवैसी यही बात थोड़ी डिटेल में समझा रहे हैं। पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, एमआईएम पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पर बम गिराने से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा काम कर दिया है। मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी की सप्लाई लाइन काट दी है। चिनाब नदी पर बनाए गए इस बगलिहार डैम से होकर पाकिस्तान को अभी एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा।
मोदी सरकार झेलम नदी पर बनाए गए किशन गंगा डैम पर भी यही करने जा रही है। बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसके लिए 144 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया गया है। बगलिहार डैम की लाइव स्टोरेज क्षमता 150 लाख क्यूबिक मीटर है। यहां से 450 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। बगलिहार डैम जब बन रहा था तब पाकिस्तान इसमें आर्बिट्रेशन का रोड़ा अटका रहा था, लेकिन यह डैम पूरी तरह से तैयार है और नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करने का दूसरा पॉइंट है किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा प्रोजेक्ट नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में बनाया गया है। यहां 37 मीटर ऊंचा कंक्रीट फेंस रॉक फिल बांध बनाया गया है। डैम के अंदर 1.5 लाख करोड़ क्यूबिक मीटर पानी रोका जा सकता है। किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर बनाया गया है। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट में 110 मेगावाट के 3 पावर जनरेशन यूनिट्स बनाए गए हैं। इस तरह यहां से कुल 330 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। किशन गंगा प्रोजेक्ट से अभी पानी नहीं रोका गया है, लेकिन सिस्टम तैयार है। पाकिस्तान का पानी कभी भी बंद किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम टेरर अटैक के अगले ही दिन सीसीएस बुलाकर जब सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला किया तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि यह कैसे होगा। हमने बगलिहार डैम के पूर्व चीफ इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बताया कि पानी कैसे रोका जाएगा। दो चीजें हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर हम स्टोरेज करेंगे तो हमारा जनरेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, तो अगर ट्रीटी का सस्पेंशन हो जाता है या इसका खत्म हो जाती है जो ट्रीटी, तो उसमें हम अपने जो जितने अपस्ट्रीम साइड चिनाब पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनका हम स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे और जो वो स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसको हम लेटर स्टेज लीन पीरियड में वही पानी को जनरेशन में यूज करेंगे और लिहाजा इतनी जनरेशन ज्यादा ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो प्रोजेक्ट की जनरेशन इंक्रीज हो जाएगी। हमने इनको आफ्टर 47 टिल टुडे 80% वाटर अपना पानी इनको दिया। वो इंडिया का एहसान था पाकिस्तान के ऊपर और लिहाजा ये आज कहते हैं कि खून बहेगा। हमने हमेशा खून नहीं, हमने पानी दिया इनको। ये खून की बात करेंगे तो इनको खून के आंसू हम रुला सकते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। जब ये तरसेंगे ना पानी को फिर इनको पता चलेगा 60 साल इंडिया ने कितना कोऑपरेट किया था। हम क्यों करेंगे इनके साथ? ये हमें खून देंगे, हम इनको पानी देंगे? कभी नहीं हो सकता। खून और पानी इकट्ठा कभी फ्लो ही नहीं कर सकता। बगलिहार डैम को बंद करने के बाद की ये ताजा तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की तरफ अब इस डैम से एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे होने लगी हैं। लेकिन वो अब भी जंग चिल्ला रहा है। भारत को आतंकवाद खत्म करना है। भारत का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध है। पाकिस्तान 1988 से ही स्टेट पॉलिसी के तहत आतंकियों को शह दे रहा है। 1988 में जियाउल हक ने अपने कोर कमांडर के साथ मीटिंग करके कहा था कि उनका देश युद्ध में भारत को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को 1000 जख्म देगा। जनरल जियाउल हक के उसी पॉलिसी के तहत कश्मीर घाटी में आतंकवाद शुरू हुआ। उरी, पुलवामा, पहलगाम, सबके पीछे पाकिस्तान का वो डर है कि फुल फ्लेज्ड वॉर हुआ तो पाकिस्तान हारेगा ही, जीत का कोई चांस नहीं। सवाल बस इतना है कि वो 2 दिन में सरेंडर करेगा या 4 दिन में हथियार डालेगा। $1947 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 में करगिल की जंग,
भारत ने इनमें से कोई भी जंग अपनी तरफ से शुरू नहीं की। हर बार पाकिस्तान ने हमला किया और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 1971 की जंग में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और उसके 93,000 फौजियों को सरेंडर करना पड़ा। नरेंद्र मोदी का टाइम अलग है। मोदी पाकिस्तान के हमले का वेट नहीं करते। मोदी की फिलॉसफी सिंपल है, घर में घुसकर मारना है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मार दे देंगे? ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान अभी पानी के मुद्दे को पकड़कर बैठा है। वो सिंधु और झेलम चिनाब का पानी रोकने पर युद्ध की ललकार दे रहा है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो कन्वेंशनल वॉर में कहीं नहीं टिक पाएगा, ना जमीन पर, ना हवा और ना ही पानी में। मजबूरी में पाकिस्तान एटम चिल्ला रहा है, लेकिन असल में पाकिस्तान अंदर तक डरा हुआ है। पीओके में डर के मारे आटा खरीद कर स्टोर किया जा रहा है। पीओके में रसद विभाग 2 महीने का आटा स्टोर करा रहा है। पाकिस्तानी नेताओं ने अपने परिवार को विदेश भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। दरिया में खून बहाने की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो ने भी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। खबर यह भी है कि युद्ध के डर से पाकिस्तानी आर्मी से सैनिक भाग रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की यूनिटी दिखाने के लिए नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाई, तो इमरान खान की पार्टी ने पीएमएल, नवाज और पीपीपी के नुमाइंदों के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी मना कर दिया। पाकिस्तान अंदर ही अंदर इतना बटा हुआ है, युद्ध हुआ तो वो 4 टुकड़ों में बटेगा। मुझे लगता है कि शांति तभी होगी जब सिंधी अपना सिंधु देश संभालेंगे, बलोच अपना संभालेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी तरीके से रहेंगे और पाकिस्तान पंजाब के पास में धन की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है। वो अपने यहाँ खेती बाड़ी करके, बिजनेस चला करके अपनी देश को अच्छा चला लें। जब ये हो जाएगा तब मुझे लगता है कि एक शांति, पाकिस्तान के टुकड़े हों जब, अब उसका आप टुकड़ा मान लीजिए, बिकॉज टुकड़े तो ऑलरेडी हैं। देखिए, सिंधी तो मानते नहीं हो अपने आप को पाकिस्तानी है, राइट। बलोच बिल्कुल मानते नहीं हो, आप देख ही रहे हो। वो हर बार उनको कुचल दिया जाता है। थोड़ी सी बताइए, लाखों में आबादी नहीं है बलोच की, और पाकिस्तान का जो पूरा हिस्सा है उसके आधे से ज़्यादा उसका लैंड है, ज़मीन है, राइट। इतनी बड़ी जगह है। वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते नहीं है। वो पहले से नहीं मानते, 47 से नहीं मानते हैं, राइट। फाटा और तहरीके तालिबान वाले मानते नहीं हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं उनका तो जो धर्म ही कुछ अलग किस्म का है, उनके वैसे ही मारकाट हो रही है जो पाकिस्तान आर्मी वाले करते हैं एक अलग तरीके से। सो कोई मानता नहीं है। तो रह गया पाक पंजाब, तो आप यार पाकिस्तान पाक पंजाब बना लो, बाकी सब अपना खुशहाल रहेंगे। ये किया जा सकता है, सब कुछ मुमकिन है। ये जो बॉर्डर्स होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं। जो हिस्ट्री ऑफ जो राष्ट्रों का जो एक इतिहास होता है उसमें इन लकीरों का समय होता है, वो समय चेंज होता रहता है। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान और जनरल जियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ तक पाकिस्तान के हर आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी का हव्वा खड़ा करके पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने का खेल खेला है। मुनीर भी वही कर रहा है। इन्वेस्टर्स मीट में आर्मी चीफ का आना, वहां 2 नेशन थ्योरी पर भाषण झाड़ना, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग बताना और उसके 4 दिन बाद पहलगाम में हिंदू सैलानियों को धर्म पूछकर मारना, सब कुछ स्क्रिप्टेड लगता है। इस स्क्रिप्ट का राइटर, एक्टर, डायरेक्टर सब कुछ मुनीर है। युद्ध हुआ तो सबसे पहले मुनीर की कुर्सी जाएगी, ये तय है।